हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जोगेंद्र खोखर, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी जाट कॉलेज रोहतक। कल जैसे मैंने अपने लेक्चर में आप लोगों को बताया कि विश्व के अंदर जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है और वो कुछ कारकों की वजह से है, और कारकों पे भी हमने पूरा प्रकाश डाला कि कारक दो प्रकार के होते हैं। एक भौतिक कारक होते हैं, दूसरे मानवीय कारक होते हैं। भौतिक कारकों के प्रभाव कल हम पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें मैं बता चुका हूँ, आपको समझ भी आया होगा। तो आज हम जो मानवीय कारक हैं उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे, उनके बारे में पूरा बताएंगे कि कौन से मानवीय कारक हैं जिनकी वजह से विश्व जनसंख्या ज़्यादा प्रभावित हो रही है, और वो उसके अंदर इतना ज़्यादा असंतुलन पाया जाता है कि कहीं बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो कहीं बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से मानवीय कारक हैं जो विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ ये चार्ट के द्वारा इनको दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले ऊपर मानवीय कारक कौन से होते हैं जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए ये कारक हैं और ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे कारक हैं, लेकिन हमने यहाँ प्रमुख कारकों की बात की है और इन पे ही हम पूरा विवरण देंगे। तो देखिए, मानवीय कारकों में सबसे पहले ऐतिहासिक कारक है, इसके बाद कृषि है, उसके बाद नगरीकरण, औद्योगिक विकास, यातायात, सामाजिक कारक और राजनीतिक कारक। ये ऐसे कारक हैं जो अलग अलग यानी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी ये किसी भी स्थान की, किसी देश की, किसी प्रदेश की और इवन ये विश्व की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो सबसे पहले वाला कारक है ऐतिहासिक कारक, इस पे बात करते हैं। ऐतिहासिक कारक कौन से कारक हैं? जो इतिहास से जुड़े हुए होते हैं, जो प्राचीन काल से जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ प्राचीन काल का अर्थ क्या है कि मनुष्य ने जब से जन्म लिया है या मनुष्य का जब से उद्भव हुआ है तब से लेके और वर्तमान तक जो कारक उनके साथ साथ चलते आए हैं, हम यहाँ उन्हीं की बात करेंगे। तो ऐतिहासिक कारकों को मैंने एक मैप के द्वारा प्रदर्शित किया है, उसमें दिखाऊंगा मैं आपको कि किस किस प्रकार से ऐतिहासिक कारकों ने जनसंख्या को प्रभावित किया है। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट्स देखिए, ये एक मैप है, वर्ल्ड मैप है, और इसके ऊपर दोनों चीजें मैंने दिखाई हैं। ये जो डॉट बिंदुओं के द्वारा दिखाया है ये जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों की ये जनसंख्या प्रदर्शित की है। जो बिंदुओं के द्वारा बिल्कुल रेड कलर के जो बिंदु दिखाए गए हैं ये जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आप देखिएगा जो एरो और लाइन के द्वारा, जो रेखाओं के द्वारा दिखाई गई है, ये वहां पर उस जनसंख्या के उद्भव से लेके और स्थानांतरण को प्रदर्शित कर रहे हैं। जहां जहां से रेखाएं गई हुई हैं वहां इसका अर्थ है कि वहां से जनसंख्या का प्रवास हुआ है, वहां से जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई है। इनके साथ तीसरी बात आप और नोट करेंगे, इनके साथ वर्ष लिखे हुए हैं कि कहां से जनसंख्या कितने वर्षों पहले किस तरफ गई है, किस महाद्वीप में गई है। तो सबसे पहले देखिए, सभी विद्वान मान के चलते हैं कि भाई जनसंख्या जो मानव है, मानव का उद्भव कहाँ पे हुआ है? ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इस अफ्रीका महाद्वीप में मानव का उद्भव माना गया है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कितने वर्ष पहले हुआ है उद्भव, ये भी मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि मानव का जो उद्भव हुआ है वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है सबसे पहले। और दूसरी एक थ्योरी और है इस पे कि बहुत से विद्वान ये भी मानते हैं कि मानव का उद्भव यहाँ के साथ साथ, ये किसी ने नहीं नकारा है कि यहाँ पर नहीं हुआ है, ये माना है यहाँ तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ मध्य एशिया में भी कुछ मानव का उद्भव माना जाता है। लेकिन हम यहाँ पर इस मानचित्र में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर हम यहाँ से मानव का उद्भव मान लेते हैं तो यहाँ से सबसे पहले ये एरो देखिए, सबसे पहले वाला एरो ये अफ्रीका की तरफ ही प्रदर्शित है, यानी यहाँ से मानव निकला है और ये इन क्षेत्रों में जाके ये फैला है और मानव के यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती चली गई है। इसके बाद देखिए यहाँ से ये इधर एशिया की तरफ, ये सीधा एशिया की तरफ गया है, और दूसरी जो फ्रिंज है, दूसरा एरो है, वो हमारा यूरोप की तरफ है। लेकिन इनमें दोनों में आप देखेंगे कि समय का बहुत अंतराल है।
ये देखिए, नोट कर लीजिएगा, समय का बहुत अंतराल है। ये देखिए, ये 70,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। एशिया से होती हुई ये रेखा ऊपर, ये देखिए पूरा ऊपर तक गई हुई है और यहाँ वर्ष लिखे हुए हैं। ये दूसरी रेखा यहाँ नीचे गई हुई है, भारत से आगे चाइना से होते हुए ये नीचे की तरफ गई हुई है और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ गई हुई है, ये नीचे न्यूजीलैंड की तरफ आई हुई है। इसी प्रकार ये रेखा बाहर की तरफ जो निकली हुई है, ये यहाँ आई हुई है, जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, ये रेखा इसको प्रदर्शित कर रही है। ये यहाँ अमेरिका की तरफ इशारा कर रही है और ये यहाँ से देखिए, ये उत्तरी अमेरिका में देखिए इतने वर्ष पूर्व मानव का उद्भव हुआ है। इसी प्रकार से ये दक्षिणी अमेरिका के अंदर भी मानव का उद्भव इसी प्रकार से हुआ है। ये 12,000 वर्ष पूर्व की बात है, यहाँ पे ये 15,000 वर्ष पूर्व की बात है। तो इस प्रकार से ये मानचित्र के द्वारा ये दिखाया गया है कि मनुष्य यहाँ, मानव यहाँ से निकल के कहाँ कितने वर्ष पूर्व और कितनी मात्रा में गया है। अब देखिएगा, इसका अगर हम विश्लेषण करें तो यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले जब मानव यहाँ से गया है, एशिया के अंदर गया है, तो देखिएगा एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद मानव यहाँ से निकलने के बाद जो दूसरी फ्रेंज इसकी गई है वो यूरोप में गई है। तो यूरोप में भी देखिए जनसंख्या का वितरण कितना अधिक है, कितनी ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद अमेरिका में आए तो अमेरिका में भी देखिए जहां पर ये इसकी एंट्री हुई है, रेखाओं की एंट्री हुई है, उन क्षेत्रों में देखिएगा कितनी ज्यादा जनसंख्या है। लैटिन अमेरिका की बात करें, दक्षिणी अमेरिका की बात करें, तो जहां पर एरो लगे हुए हैं वहां पर जनसंख्या की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो इससे पता लगता है हमें कि जहां मानव का उद्भव हुआ है और उद्भव होने के बाद वहां से जिन स्थानों पर वो पहले गया है, उन्हीं स्थानों की जनसंख्या ज्यादा रही है, उन्हीं स्थानों पर जनसंख्या निरंतर बढ़ती गई है। और जिन स्थानों पर जितनी देर से वो पहुंचा है, अगर हम ये बात करें यहाँ, अगर ये देखिए यहाँ अभी बिल्कुल 1500 वर्ष पूर्व की बात है, ये न्यूजीलैंड की 1500 वर्ष की बात है, तो यहाँ आप देखेंगे कि जनसंख्या बहुत कम है। पूरे ओशिनिया की बात करें तो जनसंख्या बहुत कम है। इसको ये मानचित्र के द्वारा मैंने आपको दिखाया है, आशा है कि आप समझ गए होंगे। इसी को, इन्हीं आंकड़ों को हम आगे एक टेबल के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उससे आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से मानव का ऐतिहासिक जो कारक है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। ये देखिए, यहाँ मैंने दोनों चीजों को कंबाइन किया हुआ है। ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो 59.03% रहती है। और यहाँ जनसंख्या का जो उद्भव है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ जनसंख्या को आए हुए इतने वर्ष हो गए हैं। इसके बाद अफ्रीका में तो ये मानव का उद्भव हुआ ही है, तो इसलिए हम यहाँ की बात नहीं करेंगे। इसके बाद यूरोप का देखिए, यूरोप में जनसंख्या यहाँ के बाद यहाँ पर यूरोप में पहुंची है, तो इसके बाद यूरोप की जनसंख्या का नंबर आता है। तीसरे नंबर पे देखिए लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका का ये वर्ष है और ये 8.31% जनसंख्या यहाँ पर आज वर्तमान में भी पाई जाती है। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 12,000 वर्ष पूर्व वहां पर मानव का आगमन हुआ है और जनसंख्या 4.70% वहां पे वर्तमान में पाई जाती है। और ओशिनिया की बात करें तो 5,000 वर्ष पूर्व वहां पे मानव का पदार्पण हुआ, मानव ने वहां पे अपना पैर रखा और वहां पर 0.54% जनसंख्या पाई जाती है। अर्थात जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है वैसे वैसे ही जनसंख्या भी कम होती जा रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितना पहले मानव ने जिस स्थान पे रहना शुरू किया वहां मानव आज भी मनुष्य ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वहां पर जनसंख्या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और जिन स्थानों पर बाद में लोग पहुंचे हैं, व्यक्ति वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो ये एक ऐतिहासिक कारक था कि इतिहास के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जिन स्थानों पर मानव का उद्भव हुआ और वहां से सबसे पहले दूसरे क्षेत्रों की तरफ मानव बढ़ता गया, वहां पर वो ज्यादा स्थिर होता चला गया, वहां उसकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे दुर्गम क्षेत्रों में आदमी गया, मानव गया, वहां पर उसकी संख्या कम रही। अर्थात जो ऐतिहासिक कारक है उसने भी मानव की जनसंख्या को या विश्व जनसंख्या को काफी प्रभावित किया है। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर
2 पे। तो ये पॉइंट नंबर 2 है हमारा कृषि। कृषि से तो आप सभी वाकिफ होंगे, भूगोल के विद्यार्थी हैं तो कृषि को आप समझते होंगे। एग्रीकल्चर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो कृषि शब्द है ये मानव से उसके उद्भव काल से ही जुड़ा हुआ है। मनुष्य की जो भी आर्थिक गतिविधि थी उसमें सबसे पहली जो गतिविधि थी वो कृषि ही थी, चाहे वो उसने अपनी समझ से की थी या फिर उसने नासमझी में की थी, लेकिन सबसे पहला जो मनुष्य ने कार्य किया था वो कृषि ही किया था। और ये कहते हैं कि कृषि के आगमन के साथ ही मानव सभ्य होता चला गया और मानव ने कृषि के स्वरूप को भी बदल दिया धीरे धीरे। जैसे पहले अलग तरह की कृषि की जाती थी, मानव कहीं कहीं पेड़ पौधों को काट के, जंगलों को काट के साफ करके कृषि करता था, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्य होता चला गया कृषि का स्वरूप बदलता चला गया। और जैसे जैसे कृषि का स्वरूप बदलता चला गया वैसे वैसे ही मानव के अंदर भी स्थिरता आती चली गई। अर्थात जिन क्षेत्रों में कृषि अच्छी अवस्था में रही, शुरू से ही जिन क्षेत्रों में कृषि अच्छी अवस्था में रही, उन्नत अवस्था में रही, वहां पर जनसंख्या ज्यादा बढ़ी और वहीं पे जनसंख्या का स्थायित्व भी ज्यादा हुआ, वहां जनसंख्या का वितरण भी ज्यादा हुआ। और जिन क्षेत्रों में कृषि कम रही यानी कि अच्छी कृषि नहीं रही, उन क्षेत्रों में मानव का विकास भी कम हुआ और मानव का वहां पे स्थायित्व भी कम हुआ, यानी कि जनसंख्या का वितरण भी वहां पर कम हुआ। अब देखिए ये FAO है, इसके अनुसार भी स्टैटिस्टिकल ईयर बुक ये निकालता है हर वर्ष। इसके अनुसार ये कहता है कि एग्रीकल्चर रिमेन्स सेंट्रल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके सेंटर में ये रहा है, बिल्कुल केंद्र में ये एग्रीकल्चर शुरू से ही रहा है। तो इसलिए ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके द्वारा ये लिखी गई स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है। तो इससे भी एग्रीकल्चर के महत्व का हमें पता लगता है। और इससे अगली बात को देखिए आप, विश्व की आज के दिन भी लगभग 60% जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या आज भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। और लगभग 16 से 17%, लगभग बहुत सी जगह पे 20% तक का जो GDP है उसका मात्रा अकेली कृषि से ही आता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का भी डाटा लगभग यही है कि यहाँ पर आज भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60% लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। और जो भारत की GDP है उसका एक बड़ा हिस्सा कृषि से ही हमें प्राप्त होता है। ये केवल अकेले भारत की बात नहीं है, अगर आप देखेंगे तो आरंभ से ही जो एशियाई देश हैं, एशियाई देश कृषि कार्यों में ही लगे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा स्थानों पे पाई जाती है, इसलिए इस उपजाऊ मिट्टी के अंदर कृषि भी उन्नत अवस्था में है। और यही कारण है कि एशियाई देशों के अंदर कृषि अच्छी अवस्था में है तो यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। जैसे मैंने अभी पिछले मानचित्र पर आपको दिखाया कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, लगभग 56% से भी अधिक जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो उसके अंदर हम अकेले इसके ऊपर निर्भर तो नहीं रह सकते, लेकिन उनमें जो कारक हैं उन कारकों में कृषि भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो अगर एशिया की बात करें तो जो बड़े देश हैं, भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सभी देश कृषि कार्यों पर आधारित हैं, यानी इनकी बहुत सारी जनसंख्या कृषि में लगी हुई है और यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। कृषि एक प्रमुख कारण है कि इन देशों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। इन देशों में गहन कृषि पाई जाती है। गहन कृषि का अर्थ क्या होता है कि वहां पर 1, 2, 3 फसलें एक ही बार में ली जाती हैं। और जिन देशों में गहन कृषि आज के दिन भी जिन देशों में गहन कृषि की जाती है वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है और वहां के कृषि का क्षेत्र जो है उन कृषि क्षेत्रों पे जनसंख्या का बहुत ज्यादा दबाव होता है। इसी प्रकार दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया देखिए, इजराइल देखिए, कनाडा देखिए, ये जो देश हैं इनके अंदर भी कृषि कार्य किए जाते हैं, लेकिन वहाँ की कृषि उन्नत अवस्था में है। वहाँ कृषि केवल जीवन निर्वाह के लिए कृषि नहीं की जाती है, बल्कि वहाँ पर कमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है, व्यापारिक कृषि की जाती है और इसलिए वहाँ पर जनसंख्या भी कम पाई जाती है।
कृषि का प्रभाव अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, प्रेरीज हैं, स्टेप्स हैं और पंपास के मैदान हैं। जब तक यहाँ कृषि कार्य नहीं थे, कृषि कार्य नहीं किए जाते थे यहाँ पर, तब तक यहाँ जनसंख्या का स्थायित्व नहीं हुआ था। जनसंख्या यहाँ पर नाम मात्र की रहती थी। लेकिन जैसे ही इन क्षेत्रों में, इन मैदानों में कृषि का विकास हुआ, उसी के साथ साथ यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर रहने लगी है। इसी प्रकार से अगर हम भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में भी आप देखेंगे कि उत्तरी भारत है जो गंगा का विशाल मैदान है, जो यहाँ पर कृषि कार्य अधिक किए जाते हैं और यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत अगर दक्षिणी भारत की तरफ हम जाते जाएंगे तो वहाँ पर कृषि के लिए बहुत भूमि उपलब्ध नहीं है और वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है, इसलिए वहाँ कृषि कार्य कम होते हैं और वहाँ पर जनसंख्या भी कम पाई जाती है। तो इस सारे जितना भी हमने अभी डिस्कस किया है, इससे आप लोग समझ गए होंगे कि कृषि भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। और जहाँ जहाँ कृषि उन्नत अवस्था में है या गहन कृषि की जाती है, वहीं वहीं पर जनसंख्या का वितरण अधिक है, और जहाँ पर कृषि उन्नत अवस्था में है या कम मात्रा में की जाती है, वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो आइए अब हम अगले बिंदु पे डिस्कशन करते हैं, और हमारा अगला बिंदु है नगरीकरण। ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जनसंख्या को प्रभावित करता है। यहाँ ये एक आवश्यक बात है कि जो नगरीकरण की बात है वो किसी देश और प्रदेश के अंदर, यानी अंतरदेशीय या अंतर प्रदेशीय जो जनसंख्या के वितरण है उसको ज्यादा मात्रा में प्रभावित करता है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय जो जनसंख्या का वितरण है उसको ये प्रभावित तो करता है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित तो अवश्य करता है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में प्रभावित नहीं करता है जितना अंतरदेशीय जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि ये इसका नगरीकरण का जनसंख्या के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि नगरों के अंदर सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, सभी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात है, यानी कि आप चाहे शिक्षा की बात करें, आप चाहे चिकित्सा की बात करें, शिक्षा के साथ साथ आप चिकित्सा की बात यानी हेल्थ की बात कर सकते हैं। हेल्थ से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी नगरों के अंदर अवश्य पाई जाती हैं। चाहे आप व्यापार की बात करें, अगर व्यापार की भी बात करेंगे तो आप व्यापार, ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक गतिविधियां जो होती हैं वो भी सभी की सभी नगरों के अंदर मिलेंगी। व्यापार के साथ साथ अगर आप उद्योग की बात करेंगे, आप औद्योगिक विकास की बात करेंगे तो वो भी नगरों के अंदर ही आपको मिलेंगे। उद्योग जितने भी स्थापित होंगे या औद्योगिक नगर जो होंगे वो नगरों में ही होंगे, और इसलिए इन उद्योगों में ही बहुत से लोग काम करेंगे। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी जो आधारिक सुविधाएं हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करते हैं हम, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड्स की बात करें, पानी की बात करें, सीवरेज की बात करें, तो ये सभी की सभी चीजें हमें नगरों के अंदर ही मिलती हैं, जबकि गांव के अंदर पूर्णतः इनका अभाव पाया जाता है। तो इसीलिए इन्हीं चीजों से, इन्हीं तथ्यों से प्रभावित होकर लोग नगरों की तरफ निरंतर आते हैं, निरंतर अपना प्रवास करते हैं और नगरों में आके रहना शुरू करते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि नगरों के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि नगर गांव की तुलना में बहुत ज्यादा जनसंख्या का आश्रय स्थल होते हैं। जहां देखिएगा, जहां पर गांव के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं ना, उतना ही अगर शहर के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को देखें तो वहां गांव से 1000 गुना लोग रहने की व्यवस्था हो सकती है। गांव के अंदर देखिए, गांव के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर में, अगर 1 वर्ग किलोमीटर की बात हम करें तो जितने लोग यहाँ पर रहते हैं इसका 1000 उतने ही क्षेत्र में 1000 गुना व्यक्ति आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये इसकी कैपेसिटी की बात है कि यहाँ पर क्षमता, इसकी नगरों की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि जहाँ पर गांव में 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहें उतने ही क्षेत्रफल में 1000 गुना लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण है, अधिक जनसंख्या, नगरों के अंदर अधिक जनसंख्या रहने का एक ये भी कारण है। तो विश्व के अंदर देखिए,
अगर पूरे विश्व की बात करें तो आज के दिन 54% लोग नगरों में रहते हैं और बाकी शेष जो हैं 46% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन 54% है। अमेरिका के अंदर 82% है, यूरोप के अंदर 74% है, ओशिनिया के अंदर 71, एशिया 48, देखिएगा नोट कीजिएगा, एशिया के अंदर 48, अफ्रीका के अंदर 38 और इंडिया के अंदर 34। भारत में मात्र 34% लोग ही नगरों में रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में और विश्व के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो अनेक सुविधाओं से युक्त हैं और वो अपनी तरफ जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ऐसे ये किसी देश के अंदर जो नगरों की स्थिति है वो जनसंख्या के वितरण को अवश्य प्रभावित करती है। गांव से लोग नगरों की तरफ आते हैं और वहां आके बस जाते हैं क्योंकि उनको इन चीजों की वहां पर जरूरत होती है और इनसे आकर्षित होकर वो लोग आते हैं। लेकिन वर्तमान में एक ट्रेंड बन गया है कि एक देश से दूसरे देश के नगरों में भी लोग जाते हैं और वहां पर पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए या वहां पर बसने के लिए भी लोग जाते हैं, जिसकी वजह से अकेले किसी देश का वितरण प्रभावित ना होकर पूरे विश्व का जनसंख्या वितरण भी नगरीकरण के कारण प्रभावित हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नगरों के कारण भी जो विश्व का जनसंख्या वितरण है वो प्रभावित होता है। यानी नगर भी एक प्रमुख कारक है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने के लिए। आइए आप देखते हैं हम अगला बिंदु कौन सा है, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया आपको औद्योगिक विकास तो जरूरी होता है। अगर वर्तमान में जो आधुनिक जो समाज है हमारा वो औद्योगिक विकास के कारण ही है। अगर औद्योगिक विकास जब तक नहीं था, जब तक मानव पूर्णतः सभ्य भी नहीं हुआ था, तो औद्योगिक विकास तो जनसंख्या को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था औद्योगिक विकास पर ही आधारित रहती है। जहां पर औद्योगिक विकास अधिक मात्रा में होते हैं वहां पर ही जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण होता है। और जो देश या जो स्थान या जो प्रदेश औद्योगिक विकास नहीं कर पाए हैं, यानी औद्योगिक की दृष्टि से वो पिछड़े हुए देश हैं, वहां पर जनसंख्या नहीं रुकती है, क्योंकि एक उद्योग की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा रोजगार देने की क्षमता उसके अंदर होती है। देखिए यहाँ पर 1 हेक्टेयर भूमि 10 से 15, यानी कृषि कार्यों में अगर 1 हेक्टेयर भूमि पे हम कृषि कार्य करें तो मात्र 10 से 15 व्यक्ति ही उस पे अपना गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन 1 हेक्टेयर भूमि पर जो कारखाना लगाते हैं हम, उसमें हजारों व्यक्ति अपना जीवन बसर कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, उद्योग, यहाँ ये तुलना की गई है उद्योग में और कृषि में। अगर 1 हेक्टेयर भूमि पे कोई किसान कृषि करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 व्यक्तियों को का ही गुजारा कर सकता है, वो उस पे आश्रित रह सकते हैं। लेकिन 1 हेक्टेयर भूमि पर लगने वाला जो कारखाना है या लगा हुआ जो कारखाना है उसके अंदर हजारों व्यक्ति काम कर सकते हैं, चाहे वो श्रमिक के रूप में काम करें, चाहे वो अधिकारी के रूप में काम करें, चाहे वो कर्मचारी के रूप में काम करें, लेकिन इतने लोगों को वो कारखाना रोजगार उपलब्ध कराने में योग्य है, सक्षम है। अब देखिए विश्व के अंदर अनेक देश ऐसे हैं जो केवल और केवल उद्योगों के कारण विकसित हुए हैं, और औद्योगिक क्षेत्र जहां पर विकसित हुए हैं वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। अब जापान को देखिए, जापान एक बिल्कुल औद्योगिक देश है, यहाँ पर औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। मुख्य रूप से इसके उत्तरी पूर्वी भाग में ज़्यादा उद्योग लगे हैं और इन जगह पर जनसंख्या का भी संकेंद्रण ज़्यादा है। इन स्थानों पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब ये देखिए दामोदर घाटी प्रदेश है, भारत का दामोदर घाटी प्रदेश है। यहाँ केवल और केवल उद्योगों के कारण, यहाँ पर उद्योग बहुत ज्यादा है और उद्योगों के कारण ही यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि औद्योगिक विकास भी जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और आसपास के जो क्षेत्र हैं या दूसरे प्रदेशों के जो क्षेत्र हैं वहां से लोग आकर्षित होकर औद्योगिक नगरी में आते हैं और वहां पर वो रोजगार की तलाश में आते हैं, रोजगार पाते हैं और वहीं पे वो लोग रहना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां की जनसंख्या प्रभावित होती है और जिस स्थान से वो लोग आते हैं वहां की भी जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है यातायात, यानी ट्रांसपोर्ट
यातायात सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, ये भी जनसंख्या को प्रभावित करती हैं, मुख्य रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं और ये एक तरह से जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जिन स्थानों पर यातायात की सुविधा ज़्यादा होती है वहाँ पर जनसंख्या का निवास ज़्यादा होता है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है, और जिन स्थानों पर यातायात की सुविधाएं नहीं होती हैं उन स्थानों पर जनसंख्या कम मिलती है, यानी जनसंख्या का निवास स्थान वो स्थान नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। मुख्य रूप से यातायात दो प्रकार का है, जलीय यातायात और स्थलीय यातायात। जलीय यातायात को आगे हम फिर बांटते हैं, एक ये महासागरों के अंदर एक देश से दूसरे देश की तरफ जो यातायात होता है, दूसरा आंतरिक यानी एक देश के अंदर ही जो नदी मार्ग होते हैं उनके अंदर जो यातायात होता है उसे हम आंतरिक यातायात कहते हैं, ये महासागरीय यातायात होता है। ये दोनों ही यातायात बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ स्थलीय या वायु मार्ग से जो यातायात होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये सभी के सभी जनसंख्या को अवश्य आकर्षित करते हैं। जहाँ पर ये उन्नत अवस्था में होते हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और जहाँ पर ये कम अवस्था में होते हैं यानी कम यातायात की सुविधा होती है वहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। अब देखिएगा, उदाहरण के तौर पे देखिएगा, भूमध्य क्षेत्र, ये देखिए भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर विरल जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि वहां पर यातायात की सुविधा नहीं है। इसी के साथ साथ दूसरा देखिएगा, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये भी लगभग इन्हीं के आसपास पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यातायात की सुविधा बहुत ज़्यादा है और इसलिए ये विकसित भी हैं और इनके साथ साथ ये अधिक जनसंख्या के क्षेत्र भी हैं। यहाँ पर अधिक जनसंख्या का निवास है, यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ये एक हमारा एग्जाम्पल है जो महासागरीय यातायात का एक ये उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर हम आंतरिक यातायात की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का महान झीलों का क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका का महान झीलों के क्षेत्र के अंदर आंतरिक यातायात बहुत मात्रा में पाया जाता है, बहुत संख्या में वहाँ पे यातायात है, और अब ये महान झीलों के क्षेत्र यातायात की वजह से बिल्कुल जनसंख्या के केंद्र बनते जा रहे हैं। यहाँ पर काफी संख्या में लोग रहने शुरू कर दिए हैं, यहाँ पर जनसंख्या का वितरण अब हो रहा है। इसी प्रकार से अगर पूर्व सोवियत संघ की बात करें तो वहां पर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, आप सभी भूगोल के विद्यार्थी हैं, इससे वाकिफ होंगे, और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं मात्र केवल इस मार्ग की वजह से जो आसपास के क्षेत्र हैं वो जनसंख्या का निवास स्थान बनते जा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जनसंख्या काफी मात्रा में अब बढ़ गई है, जनसंख्या का वितरण यहाँ पर हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम भारत की बात करें तो पहले भी भारत के अंदर जो आंतरिक यातायात था, जो आंतरिक यातायात नदियों के अंदर जो हमारे ये जहाज चलते थे, छोटे जहाज चलते थे, उनके कारण भी हमारे बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हों और आज वो नगर बहुत बड़े बड़े नगर हो गए हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या के वो आश्रय स्थल बने हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यातायात सुविधा भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में यातायात अधिक मात्रा में होता है वहाँ जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है और जनसंख्या का वितरण भी वहाँ पर अधिक होता है, और जिन क्षेत्रों में यातायात की सुविधा कम है वहाँ पर जनसंख्या का वितरण भी कम है। देखिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम। हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है वो है सामाजिक कारक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है क्योंकि समाज हम लोगों से ही बनता है। जब व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो समाज का निर्माण करते हैं। कोई भी व्यक्ति समाज के बगैर रह नहीं पाता है। अंदर अनेक प्रथाएं होती हैं, जैसे बहु विवाह प्रथा है, बाल विवाह प्रथा है, संयुक्त परिवार प्रथा है, वंश के नाम पर आवश्यक संतानोत्पत्ति की प्रथा है, पैतृक भूमि की प्रथा है, माता पिता का दायित्व की प्रथा है। तो ये सभी प्रथाएं समाज के अंदर होती हैं और हम सभी को इनका निर्वहन करना होता है, हम सभी इनसे जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए देखिए जहाँ पर ये प्रथाएं होती हैं, ये सभी की सभी जहाँ प्रथाएं होती हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण भी अधिक होता है। लेकिन जहाँ पर ये प्रथाएं नहीं होती हैं वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है।
अब देखिए, जहाँ पर बहुविवाह की प्रथा है, अनेक समाज अनेक धर्मों में बटा हुआ है। अगर किसी धर्म के अंदर बहुविवाह की प्रथा है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा 2, 3, 4 विवाह होते हैं, और 2, 3, 4 विवाह होते हैं तो वहाँ पर बच्चे भी ज़्यादा मात्रा में पैदा होते हैं, और जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। तो जिन क्षेत्रों में या जिन समाज में जिस धर्म के अंदर ये प्रथा होगी, बहुविवाह की प्रथा होगी, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी, और जहाँ पर बहुविवाह की प्रथा नहीं होगी वहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम होगा। इसी प्रकार से बाल विवाह की प्रथा होगी, जहाँ पर बाल विवाह होता होगा, कम उम्र में कम आयु में बच्चों की शादियां होंगी, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा होंगे, और बच्चे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। और जिन क्षेत्रों में बाल विवाह प्रथा होगी वहाँ पर जनसंख्या का वितरण ज़्यादा होगा, और जिन क्षेत्रों में बाल विवाह प्रथा नहीं होगी वहाँ पर जनसंख्या कम मिलेगी। इसी प्रकार संयुक्त परिवार प्रथा, अनेक देश ऐसे होते हैं जहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा होती है, जैसे हमारे एशिया के अंदर, भारत के अंदर, चीन के अंदर संयुक्त परिवार प्रथा है, यानी परिवार बड़े बड़े रहते हैं और एक ही स्थान पर रहते हैं। ऐसे परिवारों के अंदर बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि जो दंपति होता है उस दंपति के ऊपर बच्चों के पालन पोषण का कोई दायित्व नहीं होता है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों के पालन पोषण में पूरा का पूरा परिवार संयुक्त रूप से प्रयास करता है, और माता पिता है या जो दंपति है उसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। इसलिए ऐसे परिवारों में भी जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी, और जहाँ पर ये प्रथा होगी, जिस समाज में ये प्रथा होगी, जिस देश में ये प्रथा होगी, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण ज़्यादा होगा, और जिस समाज में ये प्रथा नहीं होगी उस समाज में जनसंख्या कम मिलेगी। ऐसे ही वंश के नाम पर आवश्यक संतानोत्पत्ति अर्थात वंश को आगे बढ़ाने की प्रथा, अनेक देशों में, अनेक समाजों में ये प्रथा है कि जब तक परिवार में बेटा नहीं होता है, वंश के पूरा नहीं होता है, वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटे की आवश्यकता होती है। अगर ये प्रथा है तो वहाँ पर अनावश्यक रूप से अनेक बेटियां जन्म लेती रहती हैं, और जब अधिक से अधिक बेटियों का जन्म होता है वो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो ये प्रथा भी जहाँ पर प्रचलित है वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। इसके विपरीत जहाँ लड़के और लड़की दोनों एक समान होते हैं, जहाँ वंश को आगे बढ़ाने के नाम पर ज़्यादा जन्म दर नहीं होती है, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है, और जहाँ पर ये प्रथाएं प्रचलित हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ऐसे ही पैतृक भूमि है, पैतृक भूमि का अर्थ है अपने जो दादा परदादा की जो जमीन है उससे जुड़ के रहना। तो ऐसे जहाँ पर ये प्रथा है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। जिन स्थानों पर ये प्रथा नहीं होती है, उन स्थानों पर ये प्रथा नहीं होती है, वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। एक ये लास्ट में देखिएगा, माता पिता का दायित्व। अनेक ऐसे देश हैं, वैसे तो ये हमारा सामाजिक कर्तव्य भी बनता है कि बच्चे अपने माता पिता के का पालन पोषण करें, अपने माता पिता की देखभाल करें, लेकिन बहुत से देशों में ऐसा है कि वर्तमान में ये जो प्रथा कभी से चली आ रही थी ये टूटती जा रही है, और जिन स्थानों पर या जिन देशों में ये प्रथा नहीं है वहाँ पर परिवार संयुक्त नहीं है, वहाँ परिवार नहीं है तो वहाँ जनसंख्या भी कम है। लेकिन कम से कम हमारे देश में ये प्रथा अभी तक बची हुई है। यहाँ माता पिता के दायित्व को बच्चे अच्छी तरह से निभा रहे हैं, और यही कारण है कि हमारे देश में जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जितने भी कारक हैं ये सभी कारक संयुक्त रूप से सामाजिक कारकों में आते हैं, और सामाजिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो आइए अब हम अगले बिंदु पे आते हैं, और अगला बिंदु है हमारा राजनीतिक कारक। तो राजनीतिक कारक ये राष्ट्रीय जो सरकारें होती हैं लगभग वो इनको सुनिश्चित करती हैं कि किस देश में जनसंख्या का स्वरूप क्या होगा, किस देश में जनसंख्या बढ़ेगी, किस देश में जनसंख्या को नियंत्रित करना है। ये अधिकांशतः उस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या उस देश का जो प्रशासन होता है उन्हीं के द्वारा बनाई गई नीतियों के आधार पर ये लागू होते हैं। तो इस राजनीतिक कारकों के कारण भी देश की हमारे विषयों के अंदर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित किया जाता है। देखिए कैसे करते हैं। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर श्वेत जनसंख्या नीति आरंभ से ही चली आ रही है, और जिसकी वजह से वो अन्य देशों के जो व्यक्ति हैं उनको वहाँ पर प्रवेश नहीं देते हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या आरंभ से ही कम है, तो वहाँ पर जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। इसी प्रकार से चीन का एकल बच्चा नीति
चीन के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिंगल चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने लागू की हुई है, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लागू की हुई है, और जिसकी वजह से चीन में उन क्षेत्रों में जहां पहले जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी वहां अब जनसंख्या उन्होंने नियंत्रित कर दी है और वहां पर जनसंख्या अब कम पाई जाती है। और जिन क्षेत्रों में ये नीति नहीं है वहां पर पहले जनसंख्या कम थी लेकिन अब वहां जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या का वितरण वहां पर लगभग एक जैसा हो रहा है। इसी प्रकार रूस का देखें, अगर रूस की साइबेरिया नीति की हम बात करें, रूस का साइबेरिया का जो क्षेत्र है वो लगभग जनसंख्या विहीन क्षेत्र है। अब रूस उसको, इस साइबेरिया के क्षेत्र को उन्नत बनाना चाहता है, उसको विकसित करना चाहता है और उसने अपनी एक नीति बनाई है कि जो लोग साइबेरिया में जाके रहेंगे उनको पारितोषिक दिया जाएगा, भिन्न भिन्न प्रकार की उनको सुविधाएं दी जाएंगी, उनके बच्चों को अनेक प्रकार की सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाएंगी। ये रूस ने नीति तैयार की है और रूस की इस नीति से प्रभावित होकर अब लोग साइबेरिया की तरफ भी साइबेरिया के सम्मुख हो रहे हैं और उस तरफ जाने के इच्छुक दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से भारत की 2 बच्चों की नीति है। भारत के अंदर 2 बच्चों की नीति आप सभी जानते हैं है और इसी के कारण भारत के अंदर जनसंख्या का कुछ अब नियंत्रण है। पिछले कुछ वर्षों से जनसंख्या अगर हमारी कम नहीं हो रही है तो जनसंख्या पे नियंत्रण अवश्य हो गया है। तो ये भारत की भी एक अच्छी नीति है जो जनसंख्या को नियंत्रित किए हुए है। अब ये अंडमान निकोबार की बात करें तो देखिए अंडमान निकोबार पहले बिल्कुल निर्जन स्थान होते थे लेकिन अंग्रेजी सरकार की नीति थी कि भाई इनको आबाद किया जाए और उन्होंने जो उस समय के जो लोग थे उन कुछ लोगों को वहां पर ले जाकर छोड़ा और जिसकी वजह से आज अंडमान निकोबार बिल्कुल अच्छी तरह से विकसित हो गए हैं। तो ऐसी और भी अनेक नीतियां हैं जिनके कारण जो स्थान निर्जन स्थान हैं उन स्थानों पर वर्तमान में जनसंख्या पाई जाती है और वहां पर भी जनसंख्या का वितरण हो रहा है। तो इन नीतियों के राजनीतिक कारणों से भी जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक कारणों से ऐसे स्थल जहां पर पहले जनसंख्या नहीं थी या बहुत कम मात्रा में थी वहां पर जनसंख्या अब बढ़ रही है और ऐसे स्थान जहां पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है, उसका वितरण बहुत ज्यादा है, इस नीति के कारण वहां पर जनसंख्या कम हो रही है। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक यहीं पे समाप्त होते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और इसका आगे आने वाले समय में आपको फ़ायदा भी मिलेगा। अब अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर और वो होगा हमारा जनसंख्या का घनत्व। तब तक के लिए ओके बाय।